जय हिंद दोस्तों। तो हम इलास्टिसिटी के 2 लेक्चर्स कर चुके हैं। एक में हमने इंट्रोडक्शन में स्ट्रेन समझा, स्ट्रेस समझा, हर तरह के स्ट्रेस समझा, हर तरह के स्ट्रेन समझा और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हर तरह के समझा। आज क्या हम करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे जेईई एडवांस, मेंस में, नीट सब में क्वेश्चन आते हैं और एडवांस में तो घुमा के क्वेश्चन भी पूछा था, तो वो भी आज हम करेंगे। लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे अच्छे से स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व का। तो सभी का स्वागत अपने प्यारे से चैनल में एग्जाम लेजेंड्स में। मैं हूं सचिन और चलो स्टार्ट करते हैं सीधा ना, बिना कोई बात किए ज़्यादा। आपका कौन सा ये ग्राफ है? देखो मेरे दिमाग में चल रहा है ना वो जो क्वेश्चन था, तभी उसे लिख दिया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, इसमें कर्व टाइप की चीजें होंगी इसलिए ये नाम है। ठीक है, अब देखो ग्राफ कैसा बनता है समझो। यहाँ पर हमारा स्ट्रेस को हम दिखाते हैं वाई एक्सिस में और यहाँ पर स्ट्रेन को। ठीक है, देखो कुछ तकलीफ हो सकती है बोलने में क्योंकि छाले वगैरह पड़े हैं, आप थोड़ा एडजस्ट करके चलना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, देखो ये ग्राफ कैसे बनेगा पहले तो देख लो इसे। ये ऐसे बनेगा, पूरा 45 डिग्री एंगल पे नहीं बनता, ये थोड़ा इस टाइप का बनता है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो पॉइंट आता है वो ए रहता है, इसके बाद थोड़ा ऐसे बनेगा, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे बी। अच्छे समझना, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे बी, और ये पॉइंट ऐसे दिखाना है कि ऊपर ही जा रहा है ये। ठीक है, ये हमारा पॉइंट बी हुआ, इसके बाद आपका ऐसे जाएगा ये यहाँ पर कोई पॉइंट को आप चाहे सी कह सकते हो मन हो तो। ठीक है, सी, ये पॉइंट आपका डी, यहाँ पर लास्ट में ई, ये आपका रहता है। हम बारी बारी से पूरा अच्छे समझेंगे कि ये ग्राफ में है क्या। अब जो इसकी स्लोप है इस ग्राफ का, यहाँ एंगल थीटा बनेगा, जो इसकी स्लोप है वो हमें क्या देती है, स्लोप आप जानते हो tan थीटा इक्वल जो होता है क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा। अब ये कैसे है तो सबको याद होगा, ये क्या होता था, वाई अपॉन एक्स होता था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, उसी हिसाब से। और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या देता था, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ये तो सबको याद ही है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी देता था। ठीक है, या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोले, सबसे अच्छा क्या रहेगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लिख लो आप। और तो एक कॉन्सेप्ट मतलब एक टाइप का हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या रहेगा, सारे आ जाते हैं। ओके, ठीक है। अब देखो एक चीज, ये चीज तो इतनी आई। अब ये जो ग्राफ है इसका मतलब क्या है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, पहले तो इसको ऐसे बनाना है। तो देखो ये चीज स्ट्रेस है, यहाँ से देखने से आपको ये पता चल रहा है जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट तक बात ये हो रही है, जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए तक। ठीक है, तो ए जो पॉइंट इसका एक नाम है, इसको कहते हैं हम लोग लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, ये कहते हैं इसको, इस पॉइंट को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे होगे कि जो बी तक है, बी तक थोड़ा चेंज आया है, बी पॉइंट जो है, और यहाँ पर जो ओए है, ओए जो है आप समझो उसको क्या कहेंगे हम लोग, इलास्टिक। ये मतलब यहाँ पर जो है इसको हम कहेंगे प्रोपोर्शनल। यहाँ पर ए जो है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, ओए रेंज वाला किसके, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है ओए तक, इतना याद रखो। ठीक है, ठीक, यहाँ तक समझ आया। अब तो आप बी देखोगे यहाँ तक प्रोपोर्शनल, लेकिन आप जब ए के बाद से जब चीज़ें बढ़ती आगे, आप देखोगे हम थोड़ा का स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं और स्ट्रेन, ये यहाँ स्ट्रेन बन रहा है, ये ऐसे स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो हमने स्ट्रेस को थोड़ा सा बढ़ाया, स्ट्रेन ज़्यादा बढ़ने लगा। देखो यहीं पर इतना अंतर हुआ है, ए है यहाँ पर ये, लेकिन यहाँ पर अंतर देखो कितना हो गया, कहाँ स्ट्रेन यहाँ पर था, कहाँ यहाँ पर आ गया, तो ज़्यादा अंतर हो गया कि नहीं। ठीक है, तो जो हमारा बी है, जो ए बी है, ए बी में क्या होता है, जो स्ट्रेस है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अब नहीं रह जाता। ठीक है, स्ट्रेन के। ठीक है, और जो हमारा जो ओ बी है इसको कहेंगे क्या आप, जो ओ बी इसको हम कहेंगे इलास्टिक लिमिट। अब ये इलास्टिक लिमिट क्यों कह रहे हैं, अगर प्रोपोर्शनलिटी लिमिट नहीं तो उसका नाम ये इलास्टिक लिमिट क्यों पड़ गया, इलास्टिक लिमिट क्यों कहना है, इसको समझो अच्छे से। जो ओ बी है, अगर यहाँ तक आपने स्ट्रेस लगाया तो क्या करेगा, समझो अच्छे से। अगर यहाँ तक आपने स्ट्रेस लगाया बी पॉइंट तक, ये ओ से पूरा बी तक, यहाँ पर ओ है, ओ से पूरा बी तक अगर आपने लगाया तो क्या करेगा, जैसे फोर्स रिमूव ही व्हेन डिफॉर्मिंग
डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव अप टिल बी इट रिगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, मतलब जो स्ट्रेन है वो जीरो हो जाएगा, जो भी फॉर्म होगी शुरुआत में, इट्स रिगेन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं? बिल्कुल, मतलब बी तक केस जो रहता है कि आप इसको स्ट्रेस करोगे बी पॉइंट, ये जो बी पॉइंट है इसका नाम भी, इसको हमने नाम यहाँ लिखा कि नहीं, बी का नाम क्या है आपका, इसीलिए प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, जैसे बी हमारा क्या है, इलास्टिक लिमिट, यहाँ तक ही इलास्टिक लिमिट होती है, इसके बाद अलग चीज़ चालू हो जाती है, वो हम अभी आगे देखेंगे। ये चीज़ समझ में आई आपको कि नहीं? यहाँ से क्या होता है कि जो बी तक है, यहाँ तक तो चीज़ है जो ओ बी तक, ये बी तो है रेंज पूरी, और ओ बी तक जो है, ओ बी तक ही ये काम करेगा। इसके बाद हो ये जाता है कि आपका अगर आपने स्ट्रेस बढ़ाया और फिर छोड़ दिया तो पॉइंट ऐसे आ जाएंगे कि उसके बाद आपका ये वापस वही फॉर्म में नहीं आएगा, पीछे जाएगा। मान लो आपने करा तो अगर डिफॉर्मेशन 3 सेंटीमीटर आ गया तो कहो वो 2 सेंटीमीटर सही हो जाए, लेकिन 1 सेंटीमीटर डिफॉर्मेशन रह जाएगी। लेकिन कहाँ तक? जरा सी भी डिफॉर्मेशन रहेगी, बी तक। ठीक है, अब बी के बाद जो आगे वाले पॉइंट है उन्हें भी हम लोग देखेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? ये बात पूरे अच्छे समझ में आई, इसे आप तुरंत नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोगों तक ओ बी तक तो समझ में आया, बिल्कुल ठीक है। ओ बी तक जो पूरी रेंज है उसका नाम भी समझ में आया। ये यहाँ तक जो रहेगा इलास्टिक प्रॉपर्टी दिखाएंगे तो उसको इलास्टिक रीजन कह देंगे, बिल्कुल ठीक। ठीक है। अब देखो, अब बी के आगे क्या खेल होगा, मेन दिमाग में अभी तक यही चल रहा होगा कि बी के आगे क्या। ठीक है, तो बी के आगे देखो क्या होगा। मान लो आपने बी के आगे स्ट्रेस दिया तो पहले तो ये ऐसे बढ़ेगा, ये जो है ऐसे बढ़ता रहेगा इस सी तक, ये सी पॉइंट जो है। अगर इसके बाद आपने स्ट्रेस हटाया तो होगा क्या, देखो ये जो स्ट्रेन है वो कहीं ऐसे आएगा। समझ में आ रही बात? इसको हटा दें यहाँ से, इसे बी का पॉइंट होता तो ऐसे आता। ठीक है, अब देखो ये जो है, लेकिन बी में तक में होता क्या था कि ये जैसे हटा तो ये अपने पॉइंट में आ जाता था, लेकिन यहाँ पर अब होगा स्ट्रेन ओ डैश तक आ जाएगा। समझ लो, मतलब ओरिजिनल में नहीं जाएगा, ओरिजिनल स्ट्रेन को 0 होना चाहिए ये, लेकिन बी तक होता है। उसके बाद सी तक जो है ये नहीं होगा। इसमें होता क्या, देखो आफ्टर बी जो कुछ बातें हो रही उनको देखो। स्मॉल स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस कितना कम बढ़ा रहे हैं हम लोग, स्मॉल स्ट्रेस है लेकिन हमारा बिग स्ट्रेन, स्ट्रेन लार्ज, या फिर लार्ज लिखो, लार्ज स्ट्रेन होगा। पहली तो यही बात हो गई। ठीक है, आफ्टर यहां लिखोगे आफ्टर रिमूवल ऑफ, ये पॉइंट ठीक है, आफ्टर रिमूवल, ये बी के बाद का पॉइंट है, बी के बाद का। ठीक है, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स या फिर स्ट्रेस आप कह सकते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स, देयर इज परमानेंट स्ट्रेस। ठीक है, मार्कर जरा हम बदल देते हैं, परमानेंट स्ट्रेस, परमानेंट स्ट्रेस नहीं स्ट्रेन। ठीक है, ये बात समझ में आई बिल्कुल कि नहीं? ठीक है, और एक चीज़ देखो, ये जो यहाँ तक तो बात समझ में। अब हम बी के आगे यहाँ पर ये डी पॉइंट भी ऐसे बना हुआ है तो सी के बीच का पॉइंट लिया, लेकिन जो बी से डी तक है, जैसे इसको इलास्टिक रीजन कहते हैं, वैसे बी से डी तक जो होगा उसका नाम है, उसको नाम देते हैं हम लोग, अच्छे से समझना क्या, प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन। हाँ, प्लास्टिक रीजन नाम देते हैं। मतलब इसके आगे क्या होता है, खींचने वाली प्रॉपर्टी जो है वो हमको दिखाते हैं, मतलब अब वापस नहीं जा रहा है, अब इलास्टिक लिमिट हट गई, अब यहाँ से जो रीजन आता है उसको प्लास्टिक रीजन कहते हैं। और जो हमारा डी पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, डी पॉइंट जो है उसको हम लोग कहेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस, और जो ई पॉइंट इसको कहते हैं रप्चर पॉइंट, रप्चर पॉइंट। ठीक है, अब मतलब ये है कि यहाँ डी तक टूटने वाला है, इसके बाद तो हो क्या रहा अच्छे से समझो। इसके बाद अगर आपने स्ट्रेस को कम भी किया तब भी स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। ऐसा समय आ जाता है डी के बाद, ऐसा समय आ जाता है कि आपने कम कर दिया, स्ट्रेस को कम कर दिया, ऐसे हटा रहे हो धीरे धीरे, लेकिन जो वो है आपका रप्चर पॉइंट, मतलब ई, डी से ई तक जो होता है हमारा स्ट्रेन बढ़ता ही जाता है, ऐसा सीन आ जाता है। ये चीज़ होती है, याद रखना। ठीक है, अब जो आपका डी पॉइंट है यहाँ पर ये आपका क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा। इसके बाद आप स्ट्रेस को घटाओगे ही, अगर इसके ऊपर स्ट्रेस ले गए तो वही टूट जाएगा, लेकिन इसके बाद अगर आप स्ट्रेस को कम भी करोगे तब भी स्ट्रेस बढ़ेगा। ये चीज़ समझो। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट लिखोगे आप, इवन आफ्टर
रिमूवल ऑफ आपकी रिफॉर्मिंग फोर्स वायर स्ट्रेस्ड आपका स्ट्रेस्ड होगा ना, स्ट्रेस्ड लाइक लिक्विड, है ना। मान लो ये वायर की लिक्विड की तरह वायर फैलता चला जाएगा डी के, ये डी पॉइंट के बाद की बात हो रही, समझ में आ रही बात, ठीक है। फैलता चला जाएगा, ये हो जाता है, ठीक है। अब ये चीज़ तो इतनी समझ में आई। अब इसी से जो थोड़ी चीज़ें जरूरी हैं वो भी हम देखेंगे। एक जो ओ बी, इसका एक नाम और होता है, इसको कहते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट ये भी आप लोग चाहे याद रख लेना, ठीक है। यील्ड पॉइंट ओ बी को कहते हैं, जहाँ तक इलास्टिक लिमिट होती है ओ से बी तक, इसको ही हम यील्ड पॉइंट भी कहते हैं। समझ में आई होगी बात, ठीक है। ये चीज़ अच्छे समझ में आई है तो आप इसको नोट करो। इसके हम कुछ मटेरियल के बारे में अब देखते हैं। अब देखो इसी ग्राफ से दो जो मटेरियल वो बहुत आते हैं। एक तो पहला हमारा डक्टाइल या फिर टेंसाइल मटेरियल, ये क्या होता है इसी से आप समझ जाओगे, ठीक है। और दूसरा आपका कौन सा रहता है, ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। ये आपका टेंसाइल मटेरियल यहाँ आगे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो डक्टाइल या टेंसाइल मटेरियल होता है उसकी क्या ज़्यादा होती है, लार्ज प्लास्टिक रेंज होती है, मतलब वो अच्छा खासा फैलता है। एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लो कॉपर और सिल्वर, ठीक है। गोल्ड भी होता ही है शायद तक ना, शायद तक क्या मतलब होता ही, लेकिन गोल्ड बहुत ज़्यादा ही, मतलब उसका टेम्परेचर के साथ मामला सही नहीं बैठता, ज़्यादा उसको पतला करो। तो कॉपर सिल्वर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, स्मॉल प्लास्टिक रेंज होती है, बस ज़्यादा कम फैलते हैं, स्मॉल प्लास्टिक रेंज। एग्जाम्पल लिखना है, देखो एग्जाम्पल आपके है इसमें, एक तो कास्ट आयरन हो गया, ठीक है, आयरन का एक ग्रुप होता है, और आपका ग्लास, इनका ये ब्रिटल मटेरियल में आते हैं, बिल्कुल। अब इसके बाद नॉन मेटल्स भी सारे, ठीक है। अब देखो इसमें आपके आगे एक इलास्टोमर एक और होता है, इसको कहते हैं इलास्टोमर। ये क्या होते हैं, जिनके बाद नो प्लास्टिक रेंज, जिनके बाद प्लास्टिक रेंज होती नहीं है, नो प्लास्टिक रेंज, मतलब होता है कि उनकी कोई इलास्टिक रेंज होती है और आप प्लास्टिक रेंज उनकी पाओगे नहीं। मान लो इसे ये है यहाँ पर, तो उनके जस्ट बगल में इनकी प्लास्टिक रेंज, मतलब ना के बराबर प्लास्टिक रेंज। एग्जाम्पल इसका रबर होता है, रबर को आप खींचते हो या तो टूट जाती है या तो खिंचती है, ठीक है, समझो, या तो अपनी पोजीशन में फिर से आ जाएगी जितनी रबर होती है। किसी भी आप देख लो रबर बैंड वगैरह को, या तो वो क्या करती है या तो वो टूट जाती है, यही चीज़ होती है। अब हम देखेंगे जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन, ये आप इतना समझ में आया कि नहीं, इसे आप नोट करो। देखो ये आपके सामने लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस में, काफ़ी पुराना है। तो आपको ये स्ट्रेन और स्ट्रेस कर दिया है। जनरली क्या होता है, स्ट्रेस हमारा वाई एक्सिस में होता है और जो स्ट्रेन है वो कहाँ होता है, एक्स एक्सिस में, लेकिन यहाँ उल्टा कर दिया था क्वेश्चन जेईई एडवांस में। तो आपको इसको देखना है, इसमें क्या होगा, ये जो है ये पी होगा, ये दो ग्राफ दिए हुए, इनको आपको कंपेयर करना है। मल्टीपल करेक्ट है। पहली पॉइंट कह रहे हैं आपसे पी इज मोर डक्टाइल, क्या पी जो है ज़्यादा डक्टाइल है, देखते हैं। अगर ग्राफ से देखा जाए, देखो ग्राफ से देखना अच्छे से तभी समझ में आएगा। पी की रेंज तो हमको अच्छी खासी दिख रही है, देखो पी की जो रेंज है अच्छी खासी दिख रही है, या कुछ दिक्कत नहीं है, ये स्ट्रेस है, ठीक, हमने इतना स्ट्रेस लगाया और पी का स्ट्रेन ऐसे जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। वहाँ पर ऐसे था तो हाँ ये जा तो रहा है इससे ऊपर, तो पी तो ज़्यादा डक्टाइल है, क्योंकि इसका जो स्ट्रेन हो तो देखो यहीं पर आ गया, इसका जो पॉइंट है यहीं पर आ गया, तो ये तो हमारा ब्रिटल में गिना जा सकता है पी के मुकाबले। तो पहला तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा क्या है, वाई ऑफ पी, यानी कि जो हमारी यंग मॉड्यूलस है पी का ज़्यादा है क्यू से, ठीक है। होता क्या है वो आपका ये स्ट्रेस, यंग मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बिल्कुल, ठीक है ना। वही है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक तरह का है। वायर के लिए यंग मॉड्यूलस कहते हैं, ठीक है, गामा से दिखाते हैं, ठीक। ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस है, यानी कि यहाँ पर जो है अगर इसको हम देखेंगे तो अगर इस चीज़ को देखेंगे तो स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस इक्वल टू 1 अपॉन वाई होगा, जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है। यहाँ का है वाई ऑफ पी इज मोर देन दैट ऑफ बी, जो पी जो है पी का, अच्छे से देखना, ज़्यादा होगा किससे, दैट ऑफ क्यू, ज़्यादा होगा। भाई देखने से लग रहा है आपको ये 1 अपॉन पी है, अगर पी की ये चीज़ ज़्यादा है, पी की ये चीज़ ज़्यादा है, वाई का जो वो यंग मॉड्यूलस है वो कम होगा, तो 1 अपॉन वाई नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ से साफ साफ कि पी का कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकता। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो, आप यहाँ पर स्ट्रेन देख रहे हो आप पी का,
यहाँ P का स्ट्रेन आपको दिख रहा है, ठीक है, और ये स्ट्रेस दिख रहा है, यानी कि P का जो है स्ट्रेन ज़्यादा है, स्ट्रेन ज़्यादा है तो P के लिए Y की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। समझ में आ रही ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इनको मान सकते हो आप ना। अगर यहाँ साइन लगाना तो इन्वर्सली का लगा दो, अगर हम स्ट्रेस को हटा दें, केवल स्ट्रेन को देखा तो स्ट्रेन के हिसाब से देख लो, अगर जिसका स्ट्रेन ज़्यादा उसका यंग मॉड्यूलस कम है, तो ये वाली बात तो गलत हो गई, एक सही एक गलत। P हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ तो वही है आपका कि कितना फैलेगा ना, अभी हमने बताया जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं वो टेंसाइल होते हैं, तो ये वाला भी सही है। लास्ट में कह रहे P इज मोर ब्रिटल, भाई जब वो एक बार डक्टाइल हो गया तो ब्रिटल कहाँ से होगा, ये भी गलत। यही सिंपल सा आपका क्वेश्चन था, मतलब सिंपल सा, जो पढ़ेगा उसके लिए हर चीज़ सिंपल है ना। अब आप एग्जाम में जाते हो तो एक टॉपर होगा, वो कहेगा यार सब आता है सब आता है, क्यों, क्योंकि वो तो पढ़ के रखता है ना, उसने रात भर मेहनत की होगी। एक जैसे मेरा फ्रेंड था, उसने रात भर 9th क्लास में जब था, रात भर उसने मैथ पढ़ी, रात भर पढ़ी, और उसको आता बहुत कम था लेकिन रात भर पढ़ी और उसको मैथ में उसके बहुत अच्छे नंबर आए, रात भर उसने लगा दिया, क्योंकि उससे पहले उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन वो फिर 80 में कम से कम 55 से 60 नंबर लेके आया, समझ लो। तो मेहनत उसने की, उसने मतलब ये ठान रखा था कि उसको अच्छे नंबर लाने ही हैं, कुछ भी हो जाए। तो लगे रहो, जो मेहनत कर रहा है वो, उसके लिए ये क्वेश्चन या इससे हैवी क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेहनत करते रहना, डिस्ट्रैक्शन नहीं आपको रखना है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन रखोगे तो आप कहीं भी भटक सकते हो। जैसे अभी वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो केवल इंडिया का मैच देख के, भारत का मैच देख के अपना काम चलाना, सारे मैच देखने की क्या जरूरत। आपका जो मेन फोकस है वो आपका CBSE बोर्ड होना चाहिए, यूपी बोर्ड होना चाहिए, अब की बार जिसका बोर्ड है वो होना चाहिए। जिसका बोर्ड नहीं है, जो JEE मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे 11th वाले बच्चे हैं जो JEE मेंस की तैयारी करें, उनका फोकस वो होना चाहिए। भाई देखो, तैयारी तो हमने भी कभी की है, बस ये है ना आपको सही समय में करनी होती है। जो 11th से स्टार्ट कर देगा, जो 12th से स्टार्ट कर देगा, उसके लिए बढ़िया रहेगा, समझ लो। बहुत लेट में पता चलता है, ऐसे हम ही लोगों को बहुत लेट में चीज़ें पता चली, नहीं इतनी नॉलेज थी, तो भाई हम लोग नहीं वहाँ तक जा पाए। लेकिन मेरा ये मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस प्लेटफॉर्म से अपने टारगेट को पाएँ, इसीलिए हमने ये चैनल को स्टार्ट किया। भाई देखो, नॉलेज जितनी आप बांटोगे, नॉलेज है, ज्ञान है, वो बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो बिल्कुल इस चैनल से क्या रहेगा, और एक जो पैसन भी है अपना टीचिंग, जो मतलब सबसे प्राइमरी पैसन रहा है अभी तक का, तो उसी में मैं और आगे फोकस कर रहा हूँ, कोचिंग ट्यूशन के बगैर यूट्यूब में आके। क्योंकि इसमें ऐसे ये रहेगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमको मिलेंगे, वही 10, 20, 50 नहीं 100 तक मिल सकते हैं, 1000, लाख तक मिल सकते हैं। हम 50 तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए हम इस चैनल चैनल हमने बनाया, इसमें हम अपने लेक्चर्स डालते हैं। देखो, ये तो हमारे फिजिक्स के थे, 9th, 10th, 11th, 12th सबके लेक्चर्स पढ़ते हैं। और अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, NDA वगैरह की, तो उसके लिए एग्जाम लेजेंड्स है, जिसमें हम लोग कंपटीशन का पढ़ाते हैं। और एक शॉर्ट्स चैनल है जिसमें हम लोग डेली अपडेट्स वगैरह और नई नई चीज़ें बताते हैं। ऐसे कल सोलर सिस्टम, और हमने किसके बारे में पढ़ाया, हमने पढ़ाया आपके जो इजराइल पैलेस्टीन वॉर चल रही है उसके बारे में। तो आप उसको भी चेकआउट करना मत भूलना। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ हम लोग अलविदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।